अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर लिया था रफ कॉस्ट एस्टिमेट। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको उनकी डेफिनेशन वगैरह करवा देता हूँ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा इसमें। ठीक है जी, तो सेकंड आप लिखिए डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। लिखिए इसमें इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज कॉमा रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व्ड for the satisfactory completion of a project. Full stop. On the approval of rough cost estimate, bracket में लिखिए administrative approval, bracket close, comma, this estimate is prepared in detail prior to invitation of tenders and for getting technical sanction from the competent authority. नोट लिखिए आप, in detailed estimate the whole project is divided into sub works, full stop. The cost of each sub work is calculated separately and then added together to give total cost of the project. तो ये हो गया आपका डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो देखो दोस्त, मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्त, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या करेंगे, रफ कॉस्ट एस्टिमेट भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की टीम उसको क्या करेगी, स्टडी करेगी और किसी एक डिपार्टमेंट का अप्रूव करेगी। अब जब वो अप्रूव हो गया दोस्त, तो उसके बाद वो बोलेंगे इसको क्या करिए, आप पूरे स्पेसिफिकेशंस वगैरह डिटेल में बना के लेके आइए। तो तब बनता है हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट। अब हमारे क्या है, प्रॉपरली कॉलम का साइज कितना होगा, पूरे कॉलम बनाने में कितने पैसे लगेंगे, पूरे फुटिंग बनाने में कितने पैसे लगेंगे, आपका जो आपके बीम्स लगे कितने बीम्स होंगे, कितने पैसे लगेंगे, कौन से ग्रेड में आप कंक्रीटिंग करोगे, रीइंफोर्समेंट कौन से वाले लगाओगे, रीइंफोर्समेंट कितने पैसे लग गए। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं आपका सारी चीज। ठीक है जी, उनका डायमेंशंस वगैरह, साइज वगैरह, लेआउट वगैरह, एलिवेशन प्लान, दरवाजा कौन सा लगाओगे, सब चीजों का डिटेल में बताओगे आप। तो इस वाले को बोलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। और डिटेल्ड एस्टिमेट एक बार फिर से जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद, उसकी टीम स्टडी करती है और फिर वो क्या हो जाती है, आपका सैंक्शनिंग हो जाती है आगे आपकी। अब आपको उतने पैसे क्या हो जाएंगे, उस डिपार्टमेंट को मिल जाएंगे आपके। समझ पा रहे हैं आप इसको? तो डिटेल्ड फिर क्या होगा, टेंडरिंग वगैरह होगी इसकी। अब ये है इसका प्रोसीजर। तो इसमें जितनी भी चीज बननी है एग्जैक्टली जब ये सैंक्शन होगा, साइन होगा, वैसे का वैसी एग्जैक्टली बनेगा। जब ये बनेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर जब बनाएगा ना इसको, तो एग्जैक्टली इसी तरीके का बनाएगा। बिल्कुल ये मतलब होता है इसका आपका। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसी में डिटेल्ड एस्टिमेट के साथ क्या क्या चीज और जाएगी। जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट भेजते हो तो जो हमारे पास पूरा की पूरी फाइल बनती है उसमें क्या क्या चीज आती है, देखो आप इसमें जाएगी। एक तो डिटेल्ड रिपोर्ट जाएगी, जो भी काम होना है उसके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट। दूसरा है आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, काम को करने के लिए जो स्पेसिफिकेशन हैं, क्या क्या चीजें चाहिए आपको। ठीक है, सब चीजें इसमें दे रखी होगी आपको। नेक्स्ट डिटेल ड्राइंग, जितनी भी ड्राइंग है आपकी रिलेटेड टू द वर्क वो सारी के सारे दिए हो गए आपको। ठीक है, लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप। साइट प्लान, लेआउट प्लान, कोर्स हो गया आपका, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन एक्सेट्रा, या और भी बहुत सारी चीजें जितनी भी है सबके सब इसमें जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन डिजाइन ऑफ वेरियस आइटम्स सच एज बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, प्लास्टरिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल ऑफ रेट्स। शेड्यूल ऑफ रेट्स आप जानते हो दोस्त, मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है आपका, हर किसी के ना डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, अपने अपने रेट्स होते हैं आपका। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसके शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं। सीमेंट का रेट कितना होता है, सैंड का रेट कितना होता है, लेबर का रेट कितना होता है, ये होता है आप। ठीक है, तो ये इसके शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं आप। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, हर 6 महीने 1 साल के बाद रिवाइज होते रहते हैं आपके। ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्टर भी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अपना जो एस्टिमेट बनाता है, वो इसको मद्देनजर देख के रख के बनाता है आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ रेट फॉर नॉन शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ आइटम। कुछ आइटम ऐसे सकते हैं जिनकी शेड्यूलिंग नहीं हुई, तो उनका भी आप एनालाइज करोगे रेट किसी ना किसी तरीके से आप। ठीक है जी, सारे की सारी चीजें उसमें जाएंगी आपकी। ठीक है, बड़े हम लोग आ गए। अब थर्ड है आपका क्वांटिटी एस्टिमेट। तो क्वांटिटी एस्टिमेट इज अ कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज फॉर ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 500 बच्चों का जो स्कूल बन रहा था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको जितनी भी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, जितने भी आइटम की जरूरत पड़ेगी, उसका जो एस्टिमेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिटी एस्टिमेट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट तो स्ले करते हैं। देखो दोस्त, ये जो प्रोसीजर है ना आपका डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने का,
ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा। ये ऐसे नहीं होता दोस्त कि आज आपको बनाया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और कल क्या हो गया, आपका फाइनल हो गया, पीडब्ल्यूडी को काम मिल गया, तीसरे दिन उन्होंने डिटेल एस्टिमेट बना दिया और चौथे दिन टेंडरिंग हो गई, चौथे दिन डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया और पांचवें दिन टेंडरिंग। ऐसे नहीं चलता दोस्त। इस काम में दोस्त इट माइट बी पॉसिबल कई साल लग जाए, 2 4 5 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए। कहने का मतलब है टाइम लगता है चीज़ों में। अब आप मुझे बताइए, जो रेट्स अभी हैं चीज़ों के, वो क्या 6 महीने बाद भी उतने ही रहेंगे या 1 साल बाद भी उतने रहेंगे? ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी आप, ठीक है जी। तो अगर हमारा क्या हो रहा है, जो हमने डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया है और इसको फाइनलाइज होने में टाइम लग गया थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव वाली टीम से इसको फाइनलाइज होने में टाइम लग गया या टेंडरिंग में इसको टाइम लग गया, तो इट माइट बी पॉसिबल तब तक क्या हो गए, चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए आप। और फिर से आप जब एस्टिमेट बना रहे हो, आप देख रहे हो, हिसाब लगा रहे हो कि यार 5% से ऊपर मेरा कॉस्ट चले जाएगी। अब जैसे मान लो 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो इसका 5% जो होता है वो होता है 2 करोड़, ठीक है जी। तो इससे ज्यादा कॉस्ट जाएगी, तो 5% से अगर कॉस्ट ज्यादा चल जाती है तो फिर से दोबारा से एस्टिमेट बनता है, उसे बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है जी। लिखिए आप, इट इज प्रिपेयर्ड अफ्रेश। इट इज प्रिपेयर्ड अफ्रेश का मतलब दोबारा से बनता है पूरा का पूरा। इट इज प्रिपेयर्ड अफ्रेश and it is also a detailed estimate which is required when the sanctioning detailed estimate exceeds 5% or more, comma, either due to change in rates of the items or rate of change of workmanship or by any other reason। तो मेरा एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट आपका, ठीक है जी। अब देखो दोस्त, अगर आपने स्कूल की बिल्डिंग बना दी, सपोज करो, तो ऐसा तो नहीं कि यार बिल्डिंग बना दी, अब ये इसकी लाइफ सपोज 80 ईयर्स थी तो आप छेड़ोगे नहीं 80 साल तक। देखो दोस्त, आप चाहते हो कि 80 साल तक ये प्रॉपरली चले, अपनी सर्विस लाइफ में प्रॉपरली चले, तो इसमें जो टूट फूट हो रही है वो आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम उसको रिपेयर करते रहोगे। और ये टाइम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने चूज करा है वो है 1 साल, नाम से क्लियर है, एनुअल, ठीक है। तो एनुअल मेंटेनेंस का मतलब हर साल कुछ ना कुछ पैसे आप रखोगे इसके लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए, रिपेयरिंग वगैरह के लिए। ताकि जो रखते हैं वो रखते हैं 1.5%। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए लिखिए आप इसमें, फॉर ब्रिंगिंग द रोड्स, कैनाल्स, बिल्डिंग्स और एनी अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, a provision of 1.5% of its principal cost is kept aside for annual maintenance and repair। हम लोग 6 सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। देखो दोस्त, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ऐसा नहीं होता कि भाई 4-5 दिन में ही सब सैंक्शनिंग हो गया और काम स्टार्ट हो गया। ये 2 सालों का प्रोसीजर है। हो सकता है प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में, स्टार्ट करवाने में कम से कम 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 लग जाए, 15 लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाना चाहते हो तब तक क्या हो गया, चीजों का ट्रेंड बदल गया आप, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्कूल बनाया, सपोज मैंने 2015 में प्रपोजल डाला था और 2018-19 में पूरा फाइनलाइज हो गया, लेकिन 2018-19 तक क्या हो गई, चीजें बदल गई। मुझे लगा कि स्कूल में मुझे वाईफाई लगाना चाहिए, मुझे स्कूल में योगा भी स्टार्ट करवाना चाहिए, मुझे जिम वगैरह बनाने चाहिए स्कूल में, मुझे बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बनाने चाहिए, टेनिस कोर्ट वगैरह बनाने चाहिए, कुछ और भी बनाने चाहिए आपको, ठीक है जी। तो अब दोस्त उसके लिए भी प्रोविजन आपको लगाना पड़ेगा आपका। तो फिर से दोस्त दोबारा से एस्टिमेट बनेगा और ये जो जो चीजें आपने सोची है वो भी इसमें ऐड होनी हो जाएंगी आप, ठीक है जी। तो दोबारा से एस्टिमेट बनेगा और जो चीजें आपने बूस्टअप करवानी है और ऐड करवानी है वो भी ऐड हो जाएगी। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आपका, ठीक है जी। लिखिए, इफ इन द ओरिजिनल प्रोजेक्ट सम एडिशनल्स आर डन, देन a fresh detailed estimate is prepared to supplement the original work। नेक्स्ट लिखिए 7th एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट। ये दोनों में दोस्त बहुत कंफ्यूजन होता है, समझने की कोशिश करना। देखो दोस्त, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में जो अभी जो हमारा है ना वो डिटेल्ड एस्टिमेट में है, अभी हमने काम करना स्टार्ट नहीं किया, बिल्डिंग बनी नहीं है अभी आपकी। एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टिमेट में क्या करते हैं, जो बिल्डिंग बनी बनाई है पुरानी उसी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, कुछ एडिशनल उसमें ऐड करवा रहे हैं आप। और वो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट दोस्त थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रही है, सॉरी उसीलिए वो क्या हो रहा है, मेंटेनेंस वाले में आ नहीं पा रहा आपका वो, ठीक है जी। तो देखो दोस्त,
इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है आपका एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट एस्टीमेट में, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। देखो दोस्त, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में हमने डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया है, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, उसमें ऐड चेंजेस लाने हैं, तो अब मेरा इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, जो मैंने ऐड कर दिया, जैसे योगा वगैरह मैंने बोल दिया, सारी चीजें मैंने बोल दी, वो है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टीमेट जो है वो उसमें होता है जो बिल्डिंग पहले से बनी बनाई है, 20-25 साल पहले बना रखी है, लेकिन अब मुझे और चीजें चेंज करनी पड़ रही है उसमें। लेकिन वो क्या है, जो आपका एनुअल मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है 1.5%, उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा, पैसे और ज्यादा लग रहे हैं आपका, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एस्टिमेट बनाते हैं उसे बोलते हैं एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टिमेट। आप लिखिए आपके, व्हेन सम चेंजेस एंड एक्सटेंशंस आर रिक्वायर्ड to be made in the old work, comma, the cost of which can't be met out through annual maintenance cost, comma, then a detailed estimate of the additional work is prepared। तो ये मैंने 7 टाइप्स के एस्टिमेट आपको समझा दिए, ठीक है जी। अब एक छोटा सा नोट लिखिए आप, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, द टोटल एक्सपेंसेस for water supply is 4 to 5% of the estimated cost of the building, ठीक है जी। सेकंड लिखिए, for sanitation 4 to 5% of the estimated cost of the building। थर्ड लिखिए, for electrification 9% of the estimated cost of the बिल्डिंग, यानी जितने भी आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट है उसका क्या है, 4 से 5% किसके लग जाता है, वाटर सप्लाई के लिए, 4 से 5% किसके लग जाता है, आपका सैनिटेशन के लिए, सीवेज वाला जो है, जो पानी आपने यूज कर लिया उसको आगे भेजने के लिए, और 9% जो लग जाता है वो लग जाता है आपकी लाइट वगैरह की फिटिंग के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के लग जाता है आपका, ठीक है जी। रफ है दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस याद रखना है आपको, बाकी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये आपका नहीं दिया तो आप इसी को यूज करो, ठीक है जी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, लिखिए आप पहले, ठीक है जी। तो चलो तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप देखिए आप, अ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया 200 स्क्वायर मीटर एंड हाइट 6 मीटर is constructed in Dehradun with an expense of 60 lakh rupees, full stop, find the cost of new building of 12 meter height having the plinth area of 500 square meter, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, क्यूबिकल कंटेंट रेट क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना था, 60 लाख रुपीस, और क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग कितना है, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो इसको आप निकाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका क्यूबिकल कंटेंट रेट आ जाएगा आपका, तो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 6। दोस्त ये आ रहा है 5000 रुपीज, बोलो जी, पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। अब आप देखो दोस्त, जो नई वाली बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया जो है 500 स्क्वायर मीटर है और हाइट जो है वो 12 मीटर है, इसका निकालते हैं हम लोग, कितने पैसे लगेंगे आपका। तो रफ कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग ये आ जाएगा आपका का क्यूबिकल कंटेंट रेट मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है जी, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। तो देखो जी, क्यूबिकल कंटेंट रेट कितना है दोस्त, 5000 रुपीज पर मीटर क्यूब, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया, प्लिंथ एरिया 500 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है इसकी 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इतने पैसे लगेंगे आपके, तो ये आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ रहा है दोस्त 30 इंटू 10 की पावर 6 यानी 3 करोड़ रुपीस, तो 3 करोड़ रुपए लगेंगे आप, ठीक है जी। चलो दोस्त अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, देखिए जी, प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 1600 स्क्वायर मीटर, फुल स्टॉप, गिवन दैट फर्स्ट प्लिंथ एरिया रेट जो है वो है उस जगह का 2000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, एक्स्ट्रा फॉर आर्किटेक्चरल वर्क 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, electrical installation 10% of building cost, water supply and sanitary installation 6%, extra for other services 8% of building cost, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो कितना है आपका 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्त, ये सारी चीजें जो है ना, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, ये लगता है बिल्डिंग पे आपका,
अब आप मुझे बताओ इन सबको लगवाएगा कौन, इन सबको लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर। तो जब आपकी बिल्डिंग कॉस्ट आएगी और ये सबकी वैल्यू आएगी, इन सबको आप जब जोड़ोगे ना तो फाइनल अमाउंट आ जाएगी। अब आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग तैयार करके दे दी पूरी। अब जो बिल्डिंग में जितना पैसा लग गया उसका 10% दोगे आप कॉन्ट्रैक्टर को, ये ध्यान रखना दोस्त में, बस बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है जी, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या हो गया, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय प्लिंथ एरिया रेट। तो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग जो है वो है 1600 स्क्वायर मीटर और प्लिंथ एरिया रेट जो है उस जगह का वो है आपका 2000। तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 2000 तो ये आएगा दोस्त 32 और गुणा गया 2 3 5 10 की पावर 5 रुपीस। ये तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो तो पहली चीज जो मुझे ऐड करनी है इसमें वो है आर्किटेक्चरल वर्क। कितना है आपका 1.5%, तो 1.5 अपॉन 100 किसका, बिल्डिंग कॉस्ट का। तो कितना हो गया 32 गुणा गया 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है जी। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में लग रहे हैं आपके 10%, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 32 इंटू 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करिए आप। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन 6 अपॉन 100 इंटू 32 इंटू 10 की पावर 5। इसको भी सॉल्व करिए आप। नेक्स्ट है आपका इसके बाद अदर सर्विसेज। इसके लिए आपको रखना है 8%, तो ये हो गया 8 अपॉन 100 मल्टी किसका, बिल्डिंग कॉस्ट का, तो 32 इंटू 10 की पावर 5। ये आ गए दोस्त आपके सारे के सारे। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए फटाफट जरा। तो दोस्त ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या है पूरी आर्किटेक्चर वर्क भी हो रखा है, जो चीज़ें सजाने वाली भी लगी हुई हैं जगहों पे, लाइट भी आ रही है, वाटर सप्लाई भी है, सैनिटेशन वाला काम भी है, अदर सर्विसेज भी हो गया, सब पूरा हो गया। ये सारा किसने करा है, कॉन्ट्रैक्टर में। तो इन सब को जोड़ोगे आप, इसको 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 इसको, जो वैल्यू आएगी ना उसमें 10% लगाओगे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, तब आएगी आपके फाइनल कॉस्ट, ग्रांड टोटल जो आएगा आपका, ठीक है जी। तो टोटल लिखिए आप, जो है वो हो जाएगा, इनको जोड़िए। तो ये आ रही है टोटल, देखेंगे अगर आप इसका तो आ रही है 4016 और साथ में 30 रुपीस, ठीक है जी। अब दोस्त इसमें क्या कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इसमें ऐड कर दीजिए आप। 10% दोस्त इसका होगा, ना कि इसका, समझ पा रहे हो आप इसको। 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4016,307, ठीक है जी। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एक जीरो कटा दीजिए, कम कर दीजिए 6, ठीक है। तो ग्रांड टोटल जो है दोस्त सब कुछ लगा लगा के टोटल फाइनल अमाउंट जड़ा लगा के ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड कर लीजिए, तो आ रहा है 44,176,00 रुपीस। ये आ गया आपका ग्रांड टोटल। इस तरीके से दोस्त हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं इसमें, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको कल करवाता हूँ, ठीक है।